नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने दमदार प्रदर्शन से एक बार फिर देश का मान बढ़ाया। हमारे खिलाड़ी पदक लेकर स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के दावे हो या खेल नीति की कामयाबी, इसका श्रेय लेने को लेकर सियासी होड़ शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि सबसे ज्यादा पदक हरियाणा देता है, इसलिए 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी हरियाणा को ही मिलनी चाहिए। बीजेपी पलटवार कर रही है कि रिकॉर्ड पदक उसकी खेल नीति की देन है, जबकि कांग्रेस दावा कर रही है कि आज की जीत की नींव उसके वक्त में रखी गई थी। तो सवाल सीधा है, खिलाड़ियों की जीत पर राजनीति क्यों? खेल नीति किसकी बेहतर है, कांग्रेस की या बीजेपी की? और मेडल का असली हकदार कौन है, खिलाड़ी या फिर सियासत? सवाल यह भी बनते हैं कि क्या खिलाड़ियों की मेहनत पर राजनीतिक श्रेय की लड़ाई होनी चाहिए? अगर हरियाणा देश को सबसे ज्यादा पदक दे रहा है, तो क्या अब बहस इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधाएं कैसे मिले, गांव-गांव खेल ढांचा कैसे मजबूत किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए राज्य को कैसे तैयार किया जाए? करेंगे चर्चा, पूछेंगे सवाल, करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन और 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी गुजरात को मिलने के बाद हरियाणा में खेल नीति और खिलाड़ियों के सम्मान को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के पुराने पदक लाओ पद पाओ वाले नारे और नीति पर निशाना साधते हुए इसे कागजी और खोखला करार दिया है। ये तो भी बताना चाहिए था, वो तो बताया नहीं है। और मैंने कहा ना भी एक ही शब्द में पूरी पॉलिसी थी उनकी, एक शब्द के अंदर पदक लाओ और पद पाओ, यह पॉलिसी थी उनकी। वहीं सीएम सैनी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद अशोक अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मेडल जीतो नौकरी पाओ कोई खोखला नारा नहीं, बल्कि कांग्रेस सरकार की खेल नीति का अहम हिस्सा था। कि जो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, विशेष रूप से हुड्डा साहब का नाम लेके कहा कि उनका तो केवल 1-2 लाइन की पॉलिसी थी, ये हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी का नतीजा है। उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब ने की जो पॉलिसी थी कि पदक लाओ पद पाओ, बहुत अच्छी बात थी। हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि खिलाड़ी अपने भविष्य के बारे में ना सोचे कि मुझे कल कोई काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उसका ध्यान केवल खेल की तरफ लगे कि मैं खेल में देश का नाम रोशन करूंगा, तो मेरे परिवार को या मेरे उसको आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार की जो नीति है, चाहे पूर्व की सरकार है, अगर उन्हें सराहना ना कर सके तो उनका जो है कम से कम आलोचना ना करे, क्योंकि मनोबल जो है खिलाड़ियों का वो उसमें फर्क पड़ता है। सरकारें आनी जानी रहेंगे, लेकिन खिलाड़ियों का मान सम्मान और खिलाड़ियों की सुविधाएं ये और बेहतर हो, हमारा यही प्रयास है और इसी के नतीजे हैं कि आज हरियाणा अपने खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। खेल नीति को लेकर छिड़ी ये सियासी बहस अब आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर खिलाड़ियों के भविष्य और उन्हें मिलने वाले सम्मान के मुद्दे तक पहुंच गई है। सरकार जो अपनी नीति को पारदर्शी और बेहतर अवसर देने वाली बता रही है, वहीं विपक्ष पुराने प्रावधानों को खिलाड़ियों के लिए मजबूत सहारा करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैशाली तोमर हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, सुखविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर, विजेंद्र रेड्डी इनेलो से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मेरा पहला सवाल वैशाली जी आपसे है। अब मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे और ये खिल्ली भी उड़ा रहे थे पूर्व की कांग्रेस सरकार की कि उनकी तो 2 शब्दों में नीति जो खेल नीति थी, और हम हैं कि झोली भर भर कर खिलाड़ियों को हम देते हैं, इनाम देते हैं, कैश प्राइज जो देते हैं उनको, और इसी वजह से फल फूल रहा है खेल खिलाड़ी हरियाणा का। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है,
आप लोगों से कि अगर आप लोगों की सरकार की खेल नीति इतनी अच्छी है, इतने अच्छे मेडल आ रहे हैं, खिलाड़ी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर मेजबानी गुजरात को क्यों दे दी? उसमें भी कोशिशें होनी चाहिए थी, मेजबानी भी यहां होती अगले कॉमनवेल्थ गेम्स की। जी नमस्कार, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे साथ साथी प्रवक्ता जुड़े हैं उनको भी सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देश को कभी भी बांटने की बात नहीं होनी चाहिए, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो और चाहे दिल्ली हो। जिस तरह से 2010 में मेजबानी हुई थी उस तरह से दिल्ली में हुई थी, लेकिन उसमें हरियाणा के जो हमारे खिलाड़ी हैं वो भी उन्होंने पार्ट लिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह का बंटवारा करने वाली बात, इस तरह से बांटने वाली बात, तो यही देश विरोधी बातें हैं। और इस तरह की देश विरोधी बातों पर बिल्कुल भी बांटने वाली बात नहीं, बात यहाँ पर हक की उठाई जा रही है। बात ये कि हमारे खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेजबानी मिल जाती तो क्या देश बंट जाता क्या? फिर अगर गुजरात को ही मिल रही है तो उसमें भी क्या दिक्कत है? क्या हमारे खिलाड़ियों को दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है यहाँ पर कि हमारी सरकार ये तो दम भरती है, ये तो क्रेडिट लेना चाहती है कि हमारी खेल नीति की वजह से हमारे खिलाड़ी देश दुनिया में पदक लेकर आते हैं, जैसा कि हम अभी भी देख रहे हैं कि उनका सम्मान समारोह ताबड़तोड़ तरीके से हो रहा है। लेकिन हम कह रहे कि जब इतना कर रही है सरकार, इतना दावा कर रही, कह रही है, मान रही है, तो फिर मेजबानी जब आ रही है भारत के पास इतने बड़े खेल की, वो हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे पूरे देश के लिए, तो वो मेजबानी के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई कि जहां पदक की धरती कह रहे हैं हम हरियाणा को, वहां पर वो खेल हो? तब क्या देश में कुछ और घट जाता, कुछ गलत हो जाता अगर हम वहां पर अपना दावा रखते? हमने तो दावा तक पेश नहीं किया। हैरानी इस बात की है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये बताना चाहूंगी, सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ तो हम विदेशों से कंपैरिजन करते हैं, एक तरफ तो हम अंतरिक्ष पे जाने की बात करते हैं। आज का हमारा युवा जो आप देखें कि धरती से लेके आकाश को चूम रहा है, उस तरह आप देखिए हवाओं को चीरकर जिस तरह से नीरज चोपड़ा जी कहां से कहां बुलंदियां हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम उनको एक स्टेट में बांटने की बात करते हैं, जबकि हम वंदे मातरम की बात करते हैं, जिस तरह से हम देश को जोड़ने की बात करते हैं कि हम हमारी ये पूरी मातृभूमि हमारी है। और इस तरह की जब बातें आती हैं, वो भी एक चैनल के माध्यम से, चैनल के एंकर के माध्यम से, या उन पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से जो इस देश में रहते हैं और जो एक वंदे मातरम, एक स्वर पर कहते हैं कि ये मातृभूमि हमारी है। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा, आप कहां लेकर जा रही? मैं कह रही हूं सवाल वही, उसी का ही मैं जवाब देना चाह रही हूं। आप सुनिए, पहले तो हमें दावा नहीं करना चाहिए क्या? सुनिए, क्या हो जाता है? समय सारा चैनल पर सवाल उठा देती है, आपको तो गर्व से कहना चाहिए, आप दावा तो करते हमारे सबसे ज्यादा। अरे भाई, आप सुन तो लो, आप पहले फिर आप ऐसा करिए, फिर आप सवाल ही सवाल पूछ लीजिए, आधे घंटे में फिर जवाब देने का समय नहीं बचेगा। आप ऐसा करिए, सवाल आपने पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया, सवाल पूछ लिया आपने, सवाल पूछ लिया, क्वेश्चन होंगे कुछ, सवाल पूछ लिया आपने, तो जवाब भी तो सुन लो ना मैडम। ये क्या तरीका है आपका? जवाब सुन ले एक बार। जवाब कहां जा रही है देश बांटने पर? ये कहां टुकड़े टुकड़े गैंग चले जाते हैं? जवाब सुने एक बार आप, जवाब सुने एक बार आप, ठीक है? आप पूरा जवाब होने दें। बस मुझे इतने बताइए कि क्या हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि मेजबानी हमें मिल जाए? हरियाणा सरकार तो हर राज्य कर सकता है ना, नहीं करेगी कभी भी। एक मिनट सुनिए, पहले तो ये 1 मिनट का काउंटडाउन राउंड नहीं है, ये डिबेट है। डिबेट को डिबेट की तरह से रहने दें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने एक सवाल किया, उसका जवाब पूरा होने दें, तब आप दूसरा सवाल पूछिएगा, या पहले आपने 4-5 सवाल दे दीजिए, फिर मुझे उसका जवाब देने दीजिए। मातरम पर चले गए। हाँ, मुझे तो वंदे मातरम नहीं आता। जवाब तो देने देना, मैं किसी पर भी जाऊं, जवाब तो मेरा ही है ना, जनता सुन रही है, वो डिसाइड करेगी, आप जवाब तो देने देना। चलिए बोलिए थोड़ी ना होता है। हाँ, जवाब दें, जवाब देने दें, जवाब सुन लें, ठीक है? सुदेश नैन मोर जी, जवाब सुने, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। हमारी जो सरकार है वो खिलाड़ियों के प्रति, वो खेल के प्रति, वो किस तरह से प्रतिबद्ध है कि उसने जो राशि है 2014 के बाद, वो किस तरह से ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए 6 करोड़ की है, किस तरह से ओलंपिक रजत के लिए 4 करोड़ की है, किस तरह से ओलंपिक कांस्य के लिए 2.5 करोड़ की है, किस तरह से सरकारी नौकरियों में अलग अलग भर्तियों के तहत नियमित प्रावधान को लेकर 2018, 19, 21 को किस तरह से उन्होंने एक्सप्लोर किया है। और 2015 के बाद खेल एवं शारीरिक फिटनेस जो है, जो नीति है, उसके बाद 2018-14 तक कई संशोधन किए हैं जो बच्चों के फ्यूचर बेटरमेंट के लिए, खेल स्टेडियम से लेके सिंथेटिक ट्रैक से लेके इंडोर जो हॉल है उसको लेकर आधुनिक जो खेल सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से प्रशिक्षण को लेकर, जिससे आज जो हमारा युवा है, आज जो हमारा खिलाड़ी है, हरियाणा का गौरव के साथ, गर्व के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर भूमि पर भी अपनी पहचान छोड़ रहा है। हरियाणा को एक नई दिशा दे रहा है। जिस तरह से मैं बताना चाहूंगी कि
कह रहे हैं 28 कि से सारी खेल नीति हमारी है, हमने तो कैश प्राइज बढ़ा दिया खिलाड़ियों का और इसलिए डंका बज रहा है दुनिया भर में। आप लोग कहते हैं कि हमने नींव रखी थी खेल नीति की। पहले तो मेरी तरफ से विशाली जी, सभी प्रवक्ता साथियों को और आप सभी हरियाणा वासियों को सत श्री अकाल। देखो देश जी, है क्या कि बीजेपी अब हाथ से जब बात निकल चुकी है, पूरे हरियाणा के खिलाड़ी इस बात को रियलाइज कर रहे हैं, सभी लोग बीजेपी खुद रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे हाथ से मेजबानी निकल चुकी है। पदक देने में हरियाणा सबसे आगे है, अभी भी 11 पदक हरियाणा ने दिए। और जब मेजबानी की बात आई, उस प्रदेश को मेजबानी दे दी जिन्होंने एक पदक भी इस गेम के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 2026 में नहीं लेके आए। और तो 2010 में जब दिल्ली में हुआ था तब इनको दिक्कत थी, बीजेपी तब भी दिक्कत हुई थी। जब बात आती है गुजरात की, जब अमेरिका जैसे, पहले तो अमेरिका के सामने इन्होंने घुटने टेके, अब गुजरात के सामने भी हमारी सरकार घुटने टेक के बैठ गई, जैसे चाह वैसे उन्होंने कर लिया। हमारे प्रदेश के अंदर देखिए, जब हमारी सरकार थी, पद लाओ पदक लाओ पद पाओ, कितने हमारी सरकार ने भर्ती की है, डीएसपी हुए भर्ती। आपको पता है ग्रामीण अंचल से सभी लोग आते हैं और वो ज्यादा हो सकता है पढ़ाई लिखाई में कम हो, लेकिन जो खिलाड़ी हमारे प्रदेश के बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। हमारे ही एक प्रदेश के युवा विजेंद्र सिंह ने 2008 में पहला पदक लेके आए बॉक्सिंग में। लेकिन जब बीजेपी ये सब चीजें भूल जाती है, हाँ। जब बात आती है पदक की, तो पदक हमारे प्रदेश के खिलाड़ी लेके आते हैं। जब रेवड़ियां पढ़ने की बात आती है तो दूसरे प्रदेशों को देते हैं। देखिए इतना बुरा हाल है हमारे खिलाड़ियों के लिए, उनके पास ग्राउंड तक सही तरीके से नहीं है, उनके पास, उनके ऊपर दो खिलाड़ी, हमारे युवा खिलाड़ियों की मौत हो जाती है पोल गिर के। आपने देखा झज्जर में और रोहतक में किस तरीके से पिछले साल गिरे और इस साल गुड़गांव के अंदर गिरे। ये बीजेपी सरकार की तैयारी है। बीजेपी सरकार अपनी पीठ अपने आप तो पाती है कि हमने तो जी इतना, हमने ये कर दिया, इतना वो कर दिया, हमने खिलाड़ियों क्या, आपने टाइम में 1.5 करोड़ रुपए देते थे हम स्वर्ण पदक को, 75 लाख रुपए देते थे रजत वाले को, और 50, ये 2013-14 की बात है, 14 के अंदर। आज 12 साल बाद भी बीजेपी क्या दे रही है? बीजेपी ने नौकरियां 12 साल में कितनी दी है बताएं? एक खिलाड़ी मुझे बताएं कि इन्होंने कहा कि ये पदक लेके आया, इसको हम डीएसपी भर्ती कर रहे हैं, इसको एसडीएम लगा रहे हैं, ये इस टाइप की इन्होंने नौकरी दी। बीजेपी सरकार सिर्फ डंडोरा ज्यादा पीटती है, ग्राउंड पे कुछ नहीं करती। हमारे खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी जिनको जो चीज की जरूरत है, इन्होंने खेल नर्सरियां खोली। इन खेल नर्सरियों के अंदर आपको पता है ग्राउंड किस तरीके से जर्जर हालत में, ग्राउंडों की हालत क्या है, बिल्डिंग जर्जर हालत में। आएंगे सुखविंदर जी, उन सवालों पर भी आएंगे। विशाल जी से मैं सवाल करूंगी, लेकिन विजेंद्र रेड्डी जी को भी शामिल कर लेते हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, जिस तरीके से ये सियासत हो रही है खेल खिलाड़ी और पदकों पर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूं आपसे, क्या इस तरह से जो श्रेय की होड़ दिख रही है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि हमारी सरकार ये कर रही, हमारी सरकार ये करती थी, ये खिलाड़ियों की मेहनत, उनकी जो परिश्रम, उनके परिवार का जो बलिदान है, उसको कमतर कर किया जा रहा है? इससे उनका अपमान है जो क्रेडिट वोट चल रहा है इस वक्त? हाँ, सुदेश जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की राम राम, नमस्ते और जय हिंद। निश्चित तौर पर आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। हरियाणा प्रदेश में जो खेलों की एक परंपरा है, एक संस्कृति है, और खिलाड़ी अपने लेवल पर जितनी तैयारी करते हैं, सरकारी पॉलिसी उसके आगे बहुत बोलनी होती है। वो बचपन से ही खेलना शुरू करते हैं। पॉलिसी तो आपकी पदक के बाद है सर, मैं ये इस बात पर भी आऊंगी। हमारे खिलाड़ी अभी भी, हमारे एक बच्ची जो पदक जीत कर आई है, उसने बताया कि हमने अपना घर बेच दिया, खर्चा नहीं चल रहा था। आज भले ही सरकार करोड़ों रुपए दे, लेकिन वो पदक लाने तक का जो संघर्ष होता है वो उनका अपना होता है, वो उनकी मेहनत अपनी होती है। बिल्कुल, वो अपने तन मन धन से काम करते हैं। और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाते हैं, उनकी जमीनें बिक जाती हैं, घर बिक जाते हैं, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं पड़ता है। और जब वो पदक जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार वहां शुरू होती है, जबकि सरकार को तो प्रारंभ से ही शुरू होना चाहिए।
जहां तक ये पॉलिसी की बात कर रहे हैं सुदेश जी, सन 2002 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खेल नीति को बनाने का काम किया था। उस टाइम 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की थी। और इन साथियों को भी पता होगा, जो हमारी वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी जी, जो कि कांस्य पदक लेकर के आई थी, उसको 25 लाख रुपए सर्वप्रथम हिंदुस्तान में जो कैश प्राइज गवर्नमेंट की तरफ से था, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने देने का काम किया था। और वही पॉलिसी आगे चल रही है। अब जैसे सुखजिंदर जी बता रहे थे, सुखविंदर जी, कि इनके समय में भी 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ की ही धनराशि दी जाती थी। तो मैं समझता हूं कि इनको बढ़ानी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं बढ़ाई। जो चौटाला साहब ने शुरू की थी, उसी को लेकर के आज भी आ रहे हैं। अगली बात जो है, ये कहते हैं कि भाई हम मेजबानी की बात इंपॉर्टेंट आजकल चली हुई है। आखिरकार मुझे ये बताइए, जो प्रदेश मेजबानी करता है उसमें उस प्रदेश का नाम वर्ल्ड लेवल पर जाता है। जैसे आज ग्लासगो हो रखा है, तो हरियाणा वर्ल्ड में होगा। दूसरी बात, विकास होता है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बहुत सारे लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की होती है। हमारे स्टेडियम में भी सुधार आएगा और हमारे प्रदेश का विकास भी होगा। और जब प्रदेश में कोई गेम का आयोजन होता है, तो खिलाड़ियों में एक अलग से जज्बा आता है और हमारे मेडल भी ज्यादा आएंगे, निश्चित तौर पर ज्यादा आएंगे। अब 2010 में मान लो कांग्रेस पार्टी ने मेजबानी का दावा नहीं किया, कोई बात नहीं, इनसे कोई चूक रही होगी, कोई भूल रही होगी, कोई भी कारण रहा होगा। लेकिन अब यदि हम मेजबानी करें तो इनको देश का बंटवारा दिखाई दे रहा है। बड़ी अचंभे की बात है। ये कहते हैं कि चंद्रमा पर जा रहे हैं हमारे युवा, अच्छी बात है, लेकिन मेजबानी का दावा करने में क्या दिक्कत है? मेजबानी का दावा तो हमें ठोकर करना चाहिए। देखो, एक बात कहते हैं सुदेश जी, भाई यदि हिंदी के टीचर को आप मैथ पढ़ाने क्लास में भेज दोगे, ना तो वो बच्चे मैथ सीख पाएंगे, ना वो अच्छे से पढ़ा पाएगा। जब गुजरात में आज तक कोई मेडल ही नहीं, वहां की कोई परंपरा ही नहीं है संस्कृति की, वहां के लिए ये हमारे सरकारी लोग, या जैसे वैशाली तोमर ने भी एक बार हानि भरी कि हम दावा तो करेंगे, तो क्यों ये दावा क्यों नहीं करेंगे? मेजबानी, विजेंद्र जी, मेजबानी मिल चुकी है, अब सिर्फ इतना ऑप्शन बचा कि को होस्ट हमें बना दें। लेकिन मैं सवाल यही उनसे कर रही थी कि हमने दावा ही क्यों नहीं किया। सबसे पहले तो सवाल ये आता ना कि जब सब, ये तो कोई भी कर सकता था, सभी राज्यों से सरकारें कर सकती थी, देना किसी एक को था, तो उसमें हमने दावा ही क्यों नहीं किया? आप पीठ थपथपा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अरे आप दावा तो करते, खेल की जननी है, पदक इतने सारे आते हैं, और क्या भविष्य दिखता फिर हमारा यहां से अगर हम मेजबान होते तो? सुदेश जी, दरअसल ये हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है, वो दिल्ली सरकार का इतना प्रेशर और दबाव मानती है, उनकी हाँ में हाँ और ना में ना करना यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय की मजबूरी है। उन्होंने कह दिया कि वहां करवाएंगे तो वहां कह देंगे। जिस प्रकार से यमुना जल समझौते का पानी का समझौता एकदम लागू कर दिया, जो कि 1994 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 15 विधायकों के साथ इसी काम के लिए इस्तीफा दिया था, उसको रुकवाने का काम किया था, आज एकदम लागू कर दिया। इसी प्रकार से मेजबानी के लिए ये तो सह आयोजक के लिए भी अप्लाई नहीं कर रही। आज ऐसा आप कह रहे हो कि वो दी जा चुकी है गुजरात को, तो वाई, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? वहां कोई प्लेयर नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं, वहां आप दे रहे हो और आप दावा भी नहीं कर रहे हो। वैशाली जी कुछ कहना चाहती हैं, पर उनको सुनते हुए मैं सवाल भी उनसे करती हूं। वैशाली जी, हाँ जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बैठकर ये भ्रामक राजनीति करते हैं और बार बार कहते हैं कि हरियाणा के जो है, हरियाणा को खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिली है। 231 जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, 2014 के बाद की बात बता रही हूँ मैं, उनको सरकारी नौकरियां मिली हैं। और 2024-25 में कम से कम 3,335 85 खिलाड़ियों को 137.51 करोड़ की नगद पुरस्कार राशि वितरित की गई है। ठीक है, उसके बाद जो इनके कोच हैं, जो 2025-26 में 142 खिलाड़ी और उनके कोचों को 88.64 करोड़ की पुरस्कृत राशि दी गई है। इनका पहले से जो है, जो चलता आ रहा है, उनके प्रशिक्षण से लेकर, उनकी सारी फैसिलिटीज से लेकर, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट से लेकर, उनकी सब चीजों को लेकर इंक्रीज किया गया। उनको अच्छे से अच्छी डाइट से लेकर अच्छे से अच्छी सारी चीजें मुहैया कराई जाए, उस पर काम किया गया है। 74,884 खिलाड़ियों को छोटे-छोटे सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वक्त नहीं है वैशाली जी, मैं कुछ सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मेरे लिए भी, दर्शकों के लिए भी, कि 12 साल में सरकार ने कितने नए खेल स्टेडियम बनाए?
मैं 12 सालों में ये बताना चाहती हूं कि 2028 से लेकर और 2014 तक 8 पदक आए हमारे यहां पर, और 2014 से लेकर 2026 तक 9 पदक से जो है हरियाणा दे चुका है मैडम। ठीक है, 2028 तो अभी आया नहीं है वैशाली जी। 28 से लेकर 14 तक 8 पदक आए, और 2014 से लेकर 2026 तक 9 पदक हो चुके हैं। अगर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा नहीं मिली होती, अगर खिलाड़ियों को अच्छा डाइट नहीं मिला होता, अच्छा बेटरमेंट, पहले आप एक बार बता दें मुझे, 2014 से पहले कोई नीरज चोपड़ा को जानता था? कोई नीरज चोपड़ा बनना चाहता था? आज अगर आप देखें कि हर घर में अगर बच्चा नीरज चोपड़ा बनना चाहता है तो वो किसी तरह से खेल का प्रमोशन है। क्या आप मुझे बताइए, आप सवाल पूछ रही हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि 2014 से पहले क्या कोई बच्चा खिलाड़ियों स्पोर्ट्स को बनना चाहता था या नहीं चाहता था? हरियाणा जो है देश की खेल राज ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं होगा जैसे आप जिस तरह से स्टेडियम बनाए सरकार ने। छोटा सा सवाल है मेरा, अगर 12 साल में कितने खेल स्टेडियम बनाए? रिक्वायरमेंट हुई है, जितनी रिक्वायरमेंट हुई है, जो नीड्स है वो नीड्स फुलफिल करी गई स्टेडियम सरकार ने बनाए, जो नीड्स है वो नीड्स फुलफिल करी गई हैं, जो नीड्स है वो फुलफिल करी गई हैं। छोटा सवाल पूछा, कितने खेल स्टेडियम बनाए गए हैं 12 साल में? कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं? होना चाहिए आपको मोर जी, ये भी पता होना चाहिए कि जब कितने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हरियाणा में हुए 12 साल में? कितने खेल स्टेडियम, कितनी नई खेल नर्सरियां बनाई हैं, कितना बजट बढ़ा है अगर आप खेल विभाग के लिए, खेलों के लिए? सिर्फ इतने से सवाल किए। वही तो मैं बता रही हूं जिसे आप सुनने नहीं दे रही हो, जनता को भी सुनने नहीं दे रही हो। वही मैं बता रही हूं जिसे आप जनता को भी सुनने नहीं दे रही हो, जनता को भी सुनने नहीं दे रही हो। आपको यही नहीं पता है कि खिलाड़ियों के लिए 550 नए पद सर्जित किए गए। आपको पता है कि खिलाड़ियों के लिए कितने नए जो पोस्ट है वो इंक्रीज करे गए। आपको पता है ये बात? आपको नहीं पता है और आप नहीं बताने दे रही हो, बीच बीच में इंटरप्ट कर रही हो। आप बताने तो दोनों जनता को, आपको पता है ये बात कि खिलाड़ियों के लिए 550 पद बनाए गए। आपको पता है ये बात? नहीं पता है ना। आपको ये पता है कि 2014 के बाद 231 अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई? आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता कि 2021 के बाद जितने भी तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली गई है वो कितने खिलाड़ी हैं? आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि कितना बजट जो है हरियाणा में एलोकेट हुआ है और कितने उनके कोच को और कितने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बाकी आपकी जानकारी जो आप यहाँ से दे रही है ग्राफिक्स में चल रहा है, हमें पता, इसलिए हमने डिबेट रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाल अभी भी है, हरियाणा के खिलाड़ी दुनिया में तिरंगा बुलंद कर रहे हैं हमारा, लेकिन उनके नाम पर सियासत भी उतनी ऊंची हो गई है। सत्ता कहती है पदक हमारी नीति की जीत है, विपक्ष कहता है ये हमारी बनाई नींव का नतीजा है। सवाल ये है कि खिलाड़ियों की मेहनत पर श्रेय की राजनीति कब तक? अगर हरियाणा सच में देश की खेल राजधानी है तो बहस इस बात पर होनी चाहिए कि अगला चैंपियन कैसे तैयार होगा, न कि अगला राजनीतिक श्रेय किसे मिलेगा। नमस्कार।